Hello, hi friends, myself Govind Sani. You are watching LogM Latin for Mathematics. गाइस, आज हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग के कुछ छोटे छोटे बेसिक्स और हैं, जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बच गई थी, उन्हें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितने लास्ट दो वीडियो थे। ठीक है, अगर आपने लास्ट दो वीडियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग पर नहीं देखे, उन्हें ज़रूर देखें, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग पर हमारे तीसरा वीडियो। तो हम डिस्कस कर रहे थे जीपीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें देखिए कुछ टर्म्स हैं जो हमें सीखनी है। इनमें सबसे पहली टर्म है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल डी इज इक्वल्स टू एम माइनस एन माइनस वन, जहां पर जो डी है वो रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को, एम होल्ड करता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपीपी। ठीक है, जीपीपी में जितनी भी टर्म्स हैं वो नंबर हमें एम होगा, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन जीपीपी। जीपीपी के अंदर वेरिएबल्स की संख्या को एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि हमारे पास डी की वैल्यू 0 आ जाती है, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पिछले दो मेथड्स के अलावा कोई नई चीज नहीं करनी। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी 0 आती है, तब हम जो हमने लास्ट दो वीडियो में जो प्रॉब्लम्स पर काम किया था, हमें सिर्फ वही काम करना है। ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जो है वो ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, 1 2 3, तब हमें उस क्वेश्चन को एग्जाम में करना ही नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें उसको हैंडल ही नहीं करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी वक्त लगता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफी टाइम चाहिए जो इस कैटेगरी में आते हैं, और वो टाइम एग्जाम के अंदर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें एग्जाम में 3 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वहां पर अगर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जीपीपी के अंदर 1 या फिर उससे ज़्यादा आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम 15 टू 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा टाइम ही लग सकता है। 15 या 20 मिनट्स तो उसको लगते हैं जिसके पास अच्छी कैलकुलेटिंग स्पीड्स हैं, लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं तो उसको 30 मिनट्स या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इतना टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी आप पहले ही काउंट कर लो, पहले कैलकुलेट कर लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन करने लायक है या नहीं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग के आपको केवल वही क्वेश्चन करने हैं जिनकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी 0 आए, स्पेसिफिकली एग्जाम में। ठीक है, ये रिसर्च के लिए ठीक है, आप रिसर्च में जब जाओगे तब डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ग्रेटर देन 0 के लिए आप काम करिए। ठीक है, लेकिन जब तक डिग्री ऑफ डिफिकल्टी 0 है, वहां पर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम में, किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम में नहीं छेड़ना है। ठीक है, उसके ऑप्शन के क्वेश्चन पे काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम एक क्वेश्चन के लिए डिग्री ऑफ डिफिकल्टी निकाल के देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ले लिया मिनिमाइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x1 x2 माइनस 8x1 इनवर्स x2 की पावर माइनस 3 प्लस 1/12 x1 रेज टू पावर माइनस 2 x2। ठीक है, और इसके साथ एक कंस्टेंट भी दे रखा है जी आई एक्स या जी एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है, एक कंस्टेंट इसके साथ दे रखा है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x1 x2 इज इक्वल्स टू x1 रेज टू पावर माइनस 1 x2 इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है। ठीक है, ये देखिए जहां पर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग आपको हमेशा याद रखना है x1 x2 और ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखिए इस प्रॉब्लम के लिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है इसमें। ठीक है, तो 4 आर द वैल्यू ऑफ m, 4 इज वैल्यू ऑफ m। ठीक है, और n नंबर ऑफ वेरिएबल 2 ही है इसमें। ठीक है, तब इसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी क्या होगी, d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आप इसको कोशिश करोगे ना, जो मैंने आपको लास्ट मेथड बताया सॉल्व करने की, तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि जितने हमारे पास डेल्टा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन जो डेल्टा को सॉल्व करने के लिए होती है वो कम होती है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर देखिए बेसिकली 1 2 3 4 डेल्टास की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्वेशन आएंगी वो हमारी लेस देन 4 रहेगी। ठीक है, और उस कारण से
ठीक है, एक तो वो कम रहेगी और ऊपर से एक हमारे पास गामा भी होगा, ठीक है, लैम्डा या गामा जो भी आप यूज करें, वो टर्म और होगी। तो उसके हिसाब से हमारे पास सॉल्यूशन के आने की प्रोबेबिलिटी वहां पर बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, उसको सॉल्व करना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, और वहां पर से जाकर आपको एक स्पेसिफिक स्टेप और करना पड़ता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हमें एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल नहीं हैंडल करना, बिल्कुल नहीं करना, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर इसका ऑप्शन अवेलेबल है तो उस ऑप्शन के साथ जाइए, इस प्रॉब्लम के साथ बिल्कुल मत जाइए। अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन नहीं भी है तो भी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको, ठीक है। इसको बिल्कुल लास्ट में अगर करो, अगर जरूरत पड़ती है तो, और वो भी जहां तक आपका डेल की इक्वेशन आ जाए बस वही तक, उसके आगे को सॉल्व ही मत करो, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना उसके बाद में उतना ही डिफिकल्ट है, ठीक है, जितनी इसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। इसीलिए इसको डिग्री ऑफ डिफिकल्टी कहते हैं। तो ये था डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, और मेरा एक सुझाव अगर आप मानेंगे तो आपको आसानी रहेगी। आइए आज हमें 2 आर्टिकल और करने हैं, वो देखते हैं, वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलिटी इन जीपीपी। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं और क्या होती है ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलिटी कंडीशन इन जीपीपी। तो देन इन जीपीपी तो सबसे पहले हमने माना एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेट मिनिमाइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन जे 1 से लेकर एन, ठीक है, पी जे एक्स, जहां वेयर पी जे एक्स जो है वो दिया जाता है सी जे प्रोडक्ट ऑफ आई 1 से लेकर एन एक्स आई रेज टू पावर ए आई जी, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है ना है, तो यहां से हम लेकर चलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अक्सर गिवन रहता है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है इस क्वेश्चन के अंदर। इस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दो। अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 2 का, ठीक है, डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स की, एनी एक्स की, ठीक है, क्योंकि x1 x2 x3 बहुत सारे हैं, उनमें से किसी x के लिए जहां पर आप ये भी बता सकते हो कि जो k है, ठीक है, वो कहां से उठाया गया है, 1 से लेकर n जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, यह बता सकते हो। तब देखो हम इसको डेरिवेट करते हैं, तो डेल पी जे एक्स ओवर डेल एक्स के इज इक्वल टू होगा क्या, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये कांस्टेंट है सीजे, एज इट इज रह जाएगा, सीजे इज कांस्टेंट। अब ये क्या, ये प्रोडक्ट है, ये नंबर्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, कि क्या है x1 x2 x3 x4 ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट है ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू सी जे x1 की पावर a1j, ठीक है, x2 की पावर a2j एंड सो ऑन xn की पावर anj। इस तरह से कोई फंक्शन है px, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इनमें से किसी एक पर्टिकुलर बीच वाले किसी वेरिएबल के लिए डेरिवेट करता हूं तो बाकी एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। और जैसे मान लिया x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x2 को क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, a2j आगे आ जाएगा, और इसमें क्या होगा x2, ठीक है, और उसकी पावर a2j में 1 माइनस हो जाता है और बाकी वेरिएबल्स एज इट इज रहते हैं, ठीक है। जैसे cj कांस्टेंट एज इट इज, x1 एज इट इज इसकी पावर 1j और सो ऑन xn, ठीक है, anj बाकी सब वेरिएबल एज इट इज, ठीक है। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, यहां से a रेज टू पावर 2 है ना, a रेज टू x रेज टू पावर a2j, इसको छोड़ दूं, इसकी पावर -1 को अलग लिख दूं, यानी कि इसको यहां से हटाकर यूं लिख दूं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट एज इट इज वही हो गया जो पहले वाला था, ठीक है, और चेंज किस में आया, बस एक अपॉन में x2 आ गया और एक जो पावर था उसकी आगे आ गई, ठीक है। उसी तरह से इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसको लिख रहा हूं मैं, हम किसी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर आएगा a, ठीक है। अब देखिए जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका फर्स्ट इंडेक्स i से i मिलाइए, ठीक है, तो k के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो k से k j अपॉन x के, बिल्कुल उसी तरह से ध्यान से देखिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ i 1 से लेकर n x i a i, मैंने बिल्कुल वही किया, उसको वापस होगा वो प्रोडक्ट लिख दिया, ये नीचे जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये उसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। और देखो ये आने के बाद में क्या मैं सी जे और इसको वापस पी आई जे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं भाई, उसमें क्या है, ठीक है। तो देखिए डेल पी जे एक्स इक्वल्स टू डेल एक्स के, ठीक है, इक्वल्स टू, देखिए इसको क्या लिख रहे हैं,
इसको लिख रहे हैं हम सी जे को, और प्रोडक्ट ऑफ आई 1 से लेकर एन एक्स आई ए रेज टू पावर आई जे को वापस पीजे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहां से हमारे पास एक टर्म और आ गई है, वो क्या है, ए के जे अपॉन में एक्स के। ठीक है, ये हम वहां से इसको पी जे एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पी जे एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, ए के जे। ठीक है, ये क्या था, जे था। ठीक है, जे अपॉन एक्स के, ये टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, और देखिए ये टर्म आ गई हमारे पास। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम जब भी किसी फंक्शन को मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज करते हैं, तब हमने जो जनरल मिनिमा और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें क्या होता है कि जो उसके जितने वेरिएबल्स हैं उनके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, कि जब भी कोई फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा हम स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल रखते हैं। तो वैसे ही जो पीजे एक्स है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हिस्सा है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तब ये वैल्यू जीरो की इक्विवेलेंट रहेगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू जीरो की इक्विवेलेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक समेशन ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ताकि ऐसा हो जाए। तो हमने जैसे यहाँ पे समेशन लगाया, इसको ऐसा लिखा जाएगा, समेशन पी जे एक्स ए आई जे अपॉन एक्स के। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो पर समेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए विच इंप्लाइज, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो टर्म है, ठीक है, जहां पर ये x के है, ठीक है, हमने ये चीज पहले आपको बताई थी कि जितने भी x होते हैं वो क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव। ठीक है, x के भी पॉजिटिव रहेगा, और जो कि हम इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मान लिया वो पॉइंट किसी x स्टार पर आएगा। ठीक है, तो वो x स्टार पर आएगा, x स्टार भी पॉजिटिव, तब f ऑफ x स्टार वो भी करेगा पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 है। ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो f ऑफ x स्टार भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, x के ग्रेटर देन जीरो को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसा करने पर मुझे ये प्राप्त होगा, समेशन पी जे एक्स ए आई जे अपॉन एफ ऑफ एक्स स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। गॉट इट। एक्स के को क्या किया है मैंने, एफ ऑफ एक्स स्टार से रिप्लेस किया। क्यों किया गया है, क्योंकि सारे x जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और अगर कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है x स्टार, वो भी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। फिर अगर वो ग्रेटर देन जीरो आएगा तो उस पर ये फंक्शन असल में प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 यही तो है। ठीक है, तो फिर वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूं जब मैं बात करता हूं इक्वल जीरो वाली कंडीशन में। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन इक्वल टू जीरो है तो वहां पर ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा मैंने कर दिया। अब देखिए क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन करने से मैं क्या करूंगा, ये जो टर्म है मेरी, इस टर्म को मान लूंगा कोई लैम्डा। ठीक है, तब देखिए इसको लिखा जाएगा समेशन, इसको मैं लैम्डा से डिफाइन कर रहा हूं, लैम्डा जे ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए ये क्या आ गई, ये जो कंडीशन मेरे पास सामने आई है उसी को मैं क्या कहता हूं, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, और ये तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आ गई। अब अगर आप चेक करो इसको, लैम्डा जे को, तो लैम्डा जे क्या इससे मिलकर बना हुआ है, और इस पर आप जैसे समेशन ऑपरेट करते हो, यानी कि समेशन लैम्डा जे इज इक्वल टू समेशन पी जे एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स स्टार। ठीक है, तो देखिए उस हो रहा क्या है, असल में समेशन ऑफ पी जे एक्स इसको डिनोट कर रहा है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स को, और मिनिमम ऑफ एफ एक्स ही तो है ये एफ ऑफ एक्स स्टार। भाई ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, इसका मिनिमम सॉल्यूशन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स स्टार असल में क्या है, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक है, तो समेशन ऑफ पी जे एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स स्टार की। ठीक है, जिससे एफ ऑफ एक्स स्टार क्या हो जाएगा, कट पिट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एट दिस स्टेज, ठीक है, जब हम लैम्डा का समेशन करते हैं, अब ये लैम्डा का समेशन क्या आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, तो समेशन ऑफ लैम्डा जे इज इक्वल टू 1, और इसी को कहते हैं कंडीशन ऑफ नॉर्मैलिटी। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी और ये कंडीशन ऑफ नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो ये थी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी और कंडीशन ऑफ नॉर्मैलिटी। अब हमें क्या करना है, अगर हम हमारे क्वेश्चंस की बात करें तो हमें उसमें ये कंडीशन कहाँ मिलती है, वहां से कहाँ रिलेट होता है, तो मैं आपको बता दूं, जहां पर हम जो डेल लेते हैं, डेल 1 डेल आई का समेशन लेते हैं, वो इक्वल्स टू 1 आता है, इसे कहते हैं इक्वेशन, कौन सी, इसके पैरेलल है। ठीक है, और इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, तब इस इक्वेशन को कहते हैं नॉर्मैलिटी। तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम की नॉर्मैलिटी कंडीशन।
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम में पूछ ले, कोई प्रॉब्लम देकर पूछ ले कि इसकी नॉर्मेलिटी कंडीशन फाइंड करो, ठीक है, नॉर्मेलिटी कंडीशन लिखो, तो आपको क्या लिखनी है, उस प्रॉब्लम का डेल फॉर्म लिखने के बाद में ये चीज लिख देना कि समेशन डेल जे इज इक्वल टू 1 इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, एक तो चीजें हो गई। और कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, जब हम क्या करते थे, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो x1 x2 को या x3 जितने वेरिएबल्स थे उनको क्या करते थे, एक सिचुएशन आने के बाद में उनको करते थे, पूरे फंक्शन को हम उनकी पावर को जीरो करके बनाते थे नॉन वेरिएबल। ठीक है, पूरे फंक्शन क्या करते थे, नॉन वेरिएबल, कब, x1 x2 x3 जितने वेरिएबल है उनकी पावर को जीरो करके, और उसके बाद में जो उसकी पावर होती थी उसको जीरो के इक्वल लिखते थे। तो जो हमारे पास इस तरह का एक रिलेशन आता था, a1 del 1 प्लस a2 del 2 प्लस a3 del 3 एंड सो ऑन an del n इज इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन हमारे पास आती थी, ऐसी कई इक्वेशन आती थी जिनसे हम सॉल्व करके क्या निकालते थे, डेल्टा की वैल्यू। तो ये सारे जो इक्वेशन है वो सब क्या कहलाती हैं, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही, इसको डेल के इक्वल मान रहे, ये डेल और ये वो कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, तो ये है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी किसी क्वेश्चन के अंदर, ये नॉर्मेलिटी, और अगर इसका डेरिवेशन पूछे तो ये। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट पूछे तो आप ये प्रॉब्लम लिखो और उसके लिए ये लिख दो, तो शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये भी लिख दो साथ में। ठीक है, यहाँ पर आप लैम्डा बता दो कि लैम्डा क्या है, ये है। ठीक है, और वैसे शॉर्ट क्वेश्चन ही है, कोई बड़े नहीं है, तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मेलिटी को पूछे तो आप ये डेरिवेशन करके दिखा सकते हैं। तो ये था एक और छोटा आर्टिकल। अब हम एक और आर्टिकल करते हैं जो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे सामने है, ये एक तरह का डेरिवेशन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ड्राइव दी AMGM इनइक्वालिटी फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी हमें ड्राइव करनी है इस प्रॉब्लम के लिए। तो देखिए उसका तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप किसी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट है और जो हमारे पास कंडीशन है उसको मिलाकर हम बनाएंगे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फंक्शन। ठीक है, तो देखिए वो क्या होगा, लेट एल एक्स लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रोडक्ट जे 1 से लेकर n एक्स जे प्लस लैम्डा। ठीक है, और ये क्या करेंगे, c माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो c माइनस समेशन जे 1 से लेकर n, ठीक है, एक्स जे, ये हो गया लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फंक्शन। हमारे पास केटी कंडीशंस में क्या था कि एक तो हमें इसको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो और एक लैम्डा के रेस्पेक्ट में करना है, और दो कंडीशंस आई हैं, उससे सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए हम वहीं से इसको रिलेट करेंगे, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फंक्शन बन गया है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अब इसको डेरिवेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एनी एक्स आई। ठीक है, आप x के कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, मैं xi ले रहा हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिंग डेल एल विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई। ठीक है, एल का एक्स आई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि इसमें से जो ith टर्म है वो 1 हो जाएगी और बाकी टर्म रह जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जे 1 से लेकर n एक्सेप्टिंग j इज नॉट इक्वल टू i। ठीक है, i को एक्सेप्ट करना है, i इसमें नहीं, क्योंकि डेरिवेट होकर i 1 हो गया है। ठीक है, एक्स जे प्लस यहां से देखो क्या आएगा, पहली टर्म 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म से आंसर आएगा, दूसरी टर्म से क्या आंसर आएगा, माइनस आएगा एक तो। ठीक है, एक लैम्डा। समेशन में क्या होता है कि जब कोई टर्म समेशन में लिखी हुई है तो देखिए क्या होता है, बाकी सब टर्म्स तो कट जाएगी। ठीक है, बाकी सब टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि होगा क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं तो समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन एक्स मतलब x1 x2 एंड सो ऑन xn। ठीक है, अगर मैं सब किसी x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहा हूं तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सब जीरो, इसकी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, यानी इसका टोटल का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यही होगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप अपना ये भी लिख सकते हो, देखिए समेशन जे 1 से लेकर n डेल एक्स जे ओवर डेल एक्स आई। ठीक है, और अगर आपने पढ़ा हो कैनोनिकल डेल्टा तो डेल आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स जे। उल्टा लिख लो, इसको जे को यहाँ कर लो, आई को नीचे कर लो, तब ये क्या हो जाएगा, जे अपॉन आई। और इसकी वैल्यू 1 कब आती है, इसकी वैल्यू 1 आती है इज इक्वल टू 1 फॉर
आई इक्वल टू जे, और अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 रहती है फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही चीज बन रही है। तो यानी कि यहाँ पर से जब हम समीशन खोलेंगे तो केवल एक जगह 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ से इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, इस पूरे की वैल्यू आती है 1। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हमारा आपने प्रॉपर्टी पढ़ेगी, समीशन डेल आई जे इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पाई जे 1 से लेकर वेयर जे इज नॉट इक्वल टू आई एंड एक्स जे माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये जो टर्म होती है उसे हम 0 के इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और देखिए इससे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस लैम्डा को उधर ले जाकर, लैम्डा इज इक्वल टू विच इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्रोडक्ट जे 1 वेयर जे नॉट इक्वल टू आई टू एन एक्स जे। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर एक्स आई की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स आई लैम्डा इज इक्वल टू प्रोडक्ट जे 1 से लेकर एन। अब देखिए वो पूर्ति हो गई, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो टर्म यहाँ पर आके इंक्लूड हो गई जो यहाँ पे डेरिवेट हो गई थी, कि मैंने एक्स आई से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फंक्शन को, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं, इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो देखिए हमने ये कंडीशन ड्राइव कर ली है। ठीक है, इस कंडीशन से मैं क्या लिख सकता हूं कि ये आई पर डिपेंड कर रहा है, ये वाला आई पर डिपेंड नहीं कर रहा। तब यानी कि हर बार यही आंसर आएगा जो भी आई की वैल्यू रख लूं। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं x1 रखूं तो इसका आंसर सेम रहेगा j1 से लेकर n xj। अगर मैं x2 रखूं तो भी इसका आंसर सेम रहेगा j1 से लेकर n xj। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि x2 लैम्डा इज इक्वल टू x1 लैम्डा इज इक्वल टू सो ऑन xn लैम्डा। ठीक है, ये सब वैल्यू सेम आएगी। और अगर मैं लैम्डा को हटा दूं क्योंकि कॉमन है तो मैं ये लिख सकता हूं x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू सो ऑन xn। ठीक है, इसको कोई वैल्यू a मान ली मैंने। ठीक है, आई लेट एनी वैल्यू a। ठीक है, ये मान लिया कि कोई वैल्यू a आ गई, सबकी सेम है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने लैग्रांजियन फंक्शन का क्या किया था, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया था इसको, अब मैं क्या करूंगा, इसको लैम्डा के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करूंगा। ठीक है, तो देखिए लैम्डा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, ये था लैग्रांजियन फंक्शन। अब लैम्डा के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 0, ये टर्म बच जाएगी लैम्डा की वैल्यू 1। ठीक है, ये भी इक्वल टू 0 होता है, उससे ये टर्म क्या आ जाएगी, c माइनस समेशन j 1 से लेकर n xj इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए c इज इक्वल टू समेशन j 1 से लेकर n xj। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर xj की वैल्यू या फिर x की वैल्यू a रखने पर क्या मिलता है, विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू हर एक x की वैल्यू a आएगी। टोटल कितने हैं, n है, n टाइम जुड़ के आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं n a। ठीक है, n हो जाएगा, सबको जोड़ लो, समेशन है तो n टाइम आ गया। यहां से मेरे पास a फॉर एप्पल की वैल्यू आ गई n ओवर c। तो ये f फॉर एप्पल का आ गया n ओवर c। ये जो कांस्टेंट हमने माना था उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर गई किन टर्म्स में, जो हमें मालूम है, यानी c हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और n नेचुरल नंबर्स का nth टर्म है। ठीक है, जितना भी n है ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ, उन टर्म्स में a की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू अब मुझे क्या करनी है, ये उठाकर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखनी है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉइंट निकालना है ना। तब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ j1 से लेकर n, यहां से n ओवर c। ठीक है, n ओवर c, सॉरी दिस इज c ओवर n। ठीक है, इट इज c ओवर n, c ओवर n, c ओवर n, यहां से क्या आ जाएगा c अपॉन n, c अपॉन n। अब देखिए ये क्या है, n टाइम है, ये n टाइम प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो ये टर्म का n टाइम प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका आएगा c अपॉन n रेज़ टू पावर n। गॉट इट। अब देखिए ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो मैं अगर इसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को x स्टार से दिखाता हूं, ठीक है, तो मैं f ऑफ x स्टार बराबर c n रेज़ टू पावर n लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, x स्टार को क्या दिखाया मैंने, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तब फंक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिस, ये वैल्यू आई है। और एक हम जनरल इनइक्वालिटी जानते हैं क्या, कि f ऑफ x फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x स्टार। अगर f ऑफ x स्टार क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, तब ये cn की वैल्यू मैं वहां रख रहा हूं, है ना, और f ऑफ x की वैल्यू भी मैं अभी यहाँ पे रखूंगा। तब देखिए मेरे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इट इज लेस देन इक्वल टू
C/n और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है प्रोडक्ट j 1 से लेकर n x j, ठीक है, ये f ऑफ x है हमारा। और देखिए c की वैल्यू मुझे कहां से रखनी है, यहां से रखनी है, रख दो। तो मेरे पास क्या ये आएगा इज इक्वल टू, इस n को इधर ले आओ, प्रोडक्ट j 1 से लेकर n x j रेज टू पावर 1 अपॉन n इज लेस देन इक्वल टू, c की वैल्यू समेशन की फॉर्म में आएगी, तो समेशन j 1 से लेकर n एक्स जे ओवर और एक ये एन रह जाएगा, क्योंकि इस पे आई नहीं है तो ये अंदर बाहर किधर भी लिखा जा सकता है। तो ये आ गया मेरा फाइनली इनइक्वालिटी। इसी को हमें ड्राइव करना था, ड्राइव दी एएमजी इनइक्वालिटी, और यही वो एएमजी इनइक्वालिटी है जो इस प्रॉब्लम के लिए लिखी गई है। ये थोड़ी सी अलग आई है, जैसे हमने नॉर्मल पढ़ी थी उससे थोड़ी सी अलग है, इसलिए इसको ड्राइव करवाया जाता है। तो ये स्पेसिफिक है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है इस क्वेश्चन के साथ में, तो ये इस तरह से ड्राइव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको वीडियो को शुरू से देखकर पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। और इसी के साथ में हमारा एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो आपको बता देता हूँ। तो एक लास्ट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं। तो वो लास्ट डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन पॉसिनोमियल और सिनोमियल। तो देखिए पॉसिनोमियल मैंने आपको बताया था, पॉसिनोमियल मैंने आपको बताया था पी जे एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट सी जे आई 1 से लेकर n एक्स आई की पावर a आई जे। ये था पॉसिनोमियल कब, जब सी जे इज ग्रेटर देन 0 और जो हमारा a आई जे है वो बिलोंग्स टू कर रहा था r, ठीक है, रियल नंबर से था a आई जे और सी जे क्या थे पॉजिटिव, तब तो ये क्या होता है पॉसिनोमियल। और यदि क्या हो जाए ये सी जे भी बिलोंग्स टू r हो जाए, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग कर जाए, यदि अगर ये कोएफिशिएंट्स भी क्या हो रियल नंबर से हो, तो फिर इसको क्या कहते हैं सिनोमियल कहते हैं, ठीक है। केवल डिफरेंस क्या है, अगर सी जे ग्रेटर देन 0 है तब तो पॉसिनोमियल, पॉसिनोमियल, और अगर सी जे बिलोंग्स टू आर हो जाए तब सिनोमियल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, अक्सर पूछ लेते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माई सेल्फ गोविंद सने, यू आर वाचिंग लॉग एम, लाइट टाइम फॉर मैथमेटिक्स।